नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल। दोस्तों, आज हम लोग डेली करंट अफेयर में डिस्कशन करेंगे 19 मार्च 2021 के विभिन्न न्यूज़पेपर्स में से, जो कि आपके आगामी परीक्षा CHSL कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एंड NTPC, इंटेलिजेंस ब्यूरो, CPO-SI, बिहार SI, UP SI एंड अदर स्टेट सर्विसेज एग्जाम, इन सभी के लिए यह यूजफुल होगी। आइए एक एक करके चर्चा करते हैं आज के राष्ट्रीय मामलों में। नोएडा एयरपोर्ट इज द फोर्थ लार्जेस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड। दोस्तों, जो नोएडा एयरपोर्ट है वह विश्व का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने वाला है। तो यानी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्षेत्रफल में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। यानी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट विल बिकम द फोर्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड बाय एरिया। द स्टेट कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द एक्विजिशन ऑफ 365 हेक्टेयर ऑफ लैंड इन द सेकंड फेज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ द एयरपोर्ट। यानी 1365 हेक्टेयर जमीन के अधिग्रहण पर प्रदेश कैबिनेट ने मोहर लगा दी है और यह जमीन एयरपोर्ट के लिए पहले से आरक्षित 5000 हेक्टेयर से अतिरिक्त है। तो इसके शामिल होने से एयरपोर्ट के लिए आरक्षित जमीन का जो एरिया है 5845 हेक्टेयर हो जाएगा, जो कि दुनिया में क्षेत्रफल में चौथे नंबर पर है। तो यह जो है फैक्ट बेस्ड है, इसे ध्यान रखेंगे। और क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया के 5 सबसे बड़े जो एयरपोर्ट हैं, किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट सऊदी अरब में है, चूंकि जो कि 77,600 हेक्टेयर है। डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमेरिका में है, 13,571 हेक्टेयर है। डलास इंटरनेशनल एयरपोर्ट यह भी अमेरिका में है, 6,963 हेक्टेयर है। और ओरलैंडो इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये भी अमेरिका में है, लेकिन यह 5383 है। जबकि जो हमारे भारत का नोएडा वाला बनेगा तो वह 5484 है। तो इसलिए फोर्थ पोजीशन पर नोएडा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएगा। और वाशिंगटन डुलुस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमेरिका 4856 हेक्टेयर। तो इस तरह से यह ध्यान रखेंगे, फैक्ट बेस्ड है। अब बढ़ते हैं, नेक्स्ट है एग्रीमेंट ऑन 4960 मिलान 2T एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल डील। दोस्तों, भारतीय सेना की मारक क्षमता में भारी वृद्धि होने जा रही है। तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने 1188 करोड़ रुपए की लागत से सेना को 4960 मिलान 2T एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों की आपूर्ति के लिए डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग भारत डायनेमिक लिमिटेड के साथ अनुबंध किया है। यानी देयर इज गोइंग टू बी ए ह्यूज इंक्रीज इन द फायर पावर ऑफ द इंडियन आर्मी। यानी कह सकते हैं कि द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज साइंड ए कॉन्ट्रैक्ट विथ डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग भारत डायनेमिक लिमिटेड टू सप्लाई 4960 मिलान 2T एंटी गाइडेड मिसाइल to the army at the cost of rupees 11,800 crore. There are plans to complete the induction in 3 years. According to the Ministry of Defense, the Milan 2T is produced by BDL under लाइसेंस फ्रॉम ए फ्रेंच डिफेंस फर्म, जो कि किसके, फ्रांस की एक रक्षा फर्म से लाइसेंस के तहत किया जाता है। दोस्तों, मिलान 2T एक कह सकते हैं मैन पोर्टेबल इन्फेंट्री, जो कि सेकेंड जनरेशन ATGM विच कैन डिस्ट्रॉय बैटल टैंक्स फिटेड विथ एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर। यानी जो कि विस्फोटक प्रतिक्रियाशील कवच चलते और स्थिर लक्ष्यों के साथ लगे युद्धक टैंक को नष्ट कर सकता है। और यह सौदा मोदी सरकार की मेक इन इंडिया प्रोग्राम की तहत इसे बढ़ावा देगा। और यह अनुबंध रिपीट ऑर्डर है, जिसे मार्च 2016 को भारत डायनेमिक लिमिटेड यानी BDL के साथ अनुबंधित किया गया था। मिलान 2T 1850 मीटर की सीमा के साथ एक टेंडम वॉरहेड ATGM है, यानी जिसे BDL ने MBDA मिसाइल सिस्टम फ्रांस से लाइसेंस के तहत उत्पादित किया है। और इन मिसाइलों को जमीन से साथ ही वाहन आधारित लॉन्चर से दागा जा सकता है। आक्रामक और रक्षात्मक दोनों कार्यों के लिए एंटी टैंक रोल में
तैनात किया जा सकता है। दोस्तों अब बढ़ते हैं इंटरनेशनल अफेयर में। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फार्म इज बीइंग बिल्ट इन सिंगापुर। दोस्तों सिंगापुर का नाम तो सुना होगा, एशिया में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सबसे ऊपर है। यह एक विकसित देश है, इसकी कैपिटल सिंगापुर सिटी है एंड 100% अर्बनाइज्ड कंट्री है, यानी 100% नगरीकृत देश है सिंगापुर। यह जो है अभी मानचित्र में देखेंगे, पहले खबर देख लेते हैं। तो सिंगापुर इज कॉल्ड द फाइनेंशियल हब ऑफ एशिया। इसे जो है एशिया का फाइनेंशियल हब कहा जाता है। इफ वी टॉक अबाउट द इमिशन ऑफ पर कैपिटा कार्बन डाइऑक्साइड इन एशिया देन इट इज हाईएस्ट इन सिंगापुर। यानी दोस्तों पर कैपिटा CO2 का जो उत्सर्जन है वह सबसे ज़्यादा सिंगापुर में है। तो यह जो है दुनिया जहां एक तरफ जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए नए नए तरीके अपना रही है, इस बीच सिंगापुर भी स्वच्छ ऊर्जा स्रोत पर बड़ा दांव खेलने की तैयारी में जुट गया है। और वह दांव क्या है कि सोलर पैनल लगाने की बात कर रहा है। तो दोस्तों सिंगापुर इज रियली ट्राइंग टू इंक्रीज इट्स सोलर पावर कैपेसिटी बाय 4 टाइम। यानी सिंगापुर वास्तव में अपनी सोलर पावर कैपेसिटी को 4 गुना बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ईयर 2025 सिंगापुर प्लान्स टू मीट 2% ऑफ द कंट्रीज एनर्जी नीड थ्रू सोलर एनर्जी। यानी 2025 तक सिंगापुर अपनी उसकी योजना है कि देश की कुल ऊर्जा जरूरतों का 2% वह सोलर एनर्जी के जरिए पूरा करना चाहता है। इसके साथ ही 2030 तक सिंगापुर अपने देश की ऊर्जा जरूरतों का 3% सोलर एनर्जी के जरिए पूरा करना चाहता है। तो सिंगापुर इज एक्सपीरियंसिंग ए बिग प्रॉब्लम इन मूविंग फॉरवर्ड ऑन द पाथ ऑफ सोलर एनर्जी। सिंगापुर वास्तव में सोलर एनर्जी की राह पर आगे बढ़ने के मामले में एक बड़ी दिक्कत महसूस कर रहा है। तो इस देश ने अपनी सभी जगहों को सोलर पैनल से भर दिया है, इसी वजह से अब जगह की कमी महसूस की जाने लगी। सिंगापुर अब वास्तव में अधिक जगह ढूंढने के लिए खोज करने में जुटा हुआ है। इसका हालांकि एक समाधान भी मिल गया है। देश के चारों तरफ फैले समुद्र इस काम में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। सिंगापुर और मलेशिया को अलग करने वाली जोहोर स्ट्रेट, इसको स्ट्रेट नहीं स्ट्रेट कर लीजिएगा, हाँ स्ट्रेट मतलब क्या होता है जल संधि, यानी स्ट्रेट दे आर कनेक्ट टू सी एंड सेपरेट टू लैंड। यानी इस जो है जोहोर स्ट्रेट है 1300 सोलर पैनल सी बेड पर लगाए गए हैं और यह सोलर पैनल साल भर में 5 मेगावाट बिजली बना सकते हैं और यह वास्तव में देश के 1400 से ज़्यादा फ्लैट की बिजली जरूरतों के लिए काफ़ी हैं। दोस्तों थोड़ा सा सिंगापुर के बारे में जान लेते हैं। और सिंगापुर में यह जो एक रिजर्वायर में बड़ा प्रोजेक्ट लगाने की जो योजना बना रहा है उसमें 1,20,000 सोलर पैनल से सरकार वास्तव में जलवायु परिवर्तन से संबंधित चुनौतियों का सामना करने की योजना भी बना रही है। तो सिंगापुर स्वच्छ ऊर्जा पर अधिक ध्यान दे रहा है, लेकिन इसके साथ ही उसे कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने से संबंधित नीतियां बनाने की भी जरूरत है, यानी पॉलिसी बनाने की जरूरत है। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंगापुर छोटा सा देश है। सिंगापुर की राजधानी क्या बताया था हमने, सिंगापुर सिटी, याद रखेंगे दोस्तों। और सिंगापुर को याद रखना द लायन ऑफ सिटी, द गार्डन सिटी भी कहा जाता है। तो यह जो है जोहोर जल संधि यहाँ दिख रही है ना, तो मलेशिया और सिंगापुर को अलग करती है, एक तरह से कह सकते हैं। और सिंगापुर की आबादी जो है में जैसे कि 74% चाइनीज, 13.4% जो माइग्रेट करके आए हैं, 10% मुस्लिम समुदाय भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं। तो इस तरह से 33.2% बौद्ध और 19% ईसाई लोग रहते हैं, 14% मुस्लिम हैं, 5% लोग कह सकते हैं हिंदू धर्म का यहाँ पालन करते हैं। और यहाँ की करेंसी है सिंगापुर डॉलर, ये भी याद रखेंगे दोस्तों। और यह जो है सिंगापुर पर ब्रिटेन का कब्जा था। 1963 में सिंगापुर को ब्रिटेन ने मलेशिया से जोड़ दिया, लेकिन 1965 में सिंगापुर वोटिंग के जरिए मलेशिया से अलग हो गया। अब यह एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, यानी राज्य है या देश है, और सबसे कम करप्शन वाला यह देश भी है, यानी दुनिया में सबसे ईमानदार देशों में से एक माना जाता है। अब बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है
वेरियस नेशन इंटरनेशनल पर्सनालिटी में दोस्तों देखते हैं तंजानिया। यह अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी तट पर स्थित देश है जिसकी कैपिटल है डोडोमा। तो प्रेसिडेंट जॉन मुगुफुली पासेज अवे। वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं 61 ईयर ओल्ड, उनका दिल का दौरा पड़ने की वजह से मृत्यु हो गई। हालांकि वहाँ पर यह कयास लगाया जा रहा है कि वो कोविड-19 वायरस से ग्रसित थे जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन वहाँ के उपराष्ट्रपति सामिया सुलू हासन ने यह जानकारी दी है कि लोग इधर उधर की बातें ना करें, उन्हें हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हुई है, ना कि कोरोना से। क्योंकि यह कोरोना के खिलाफ हुआ करते थे, यह वैक्सीन वगैरह पर वह बहुत टिप्पणियां किए थे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह चर्चा में आ गए थे। तो तंजानिया के राष्ट्रपति जॉन पोम्बे मुगुफुली, इनका दिल का दौरा होने से निधन हो गया था। इनका निक नेम बुलडोजर था दोस्तों, बहुत चर्चित थे, यह भी ध्यान रखेंगे। और सरकार की तरफ से उनके निधन पर 2 सप्ताह की शोक की घोषणा की गई है। इस दौरान सभी सरकारी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके रहेंगे। और तंजानिया के इतिहास में वे पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनका पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है। दोस्तों, इट इज बिलीव दैट 61 ईयर ओल्ड हासन विल नाउ बी प्लेस्ड इन तंजानिया। यानी माना जा रहा है कि तंजानिया की सत्ता अब 61 वर्षीय हासन को बिठाया जाएगा। अगर हासन बनती हैं तो वह तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति होंगी। इवन पूर्वी अफ्रीका देश में सत्ता संभालने वाली पहली महिला राष्ट्रपति होंगी। वह ब्रिटेन से एजुकेशन ली हुई हैं, जो उपराष्ट्रपति हैं। वह पहली तंजानिया की पहली महिला वाइस प्रेसिडेंट भी रही थी 2015 में। थोड़ा सा मानचित्र में देख लेते हैं तंजानिया के बारे में। तो तंजानिया की राजधानी क्या है? डोडोमा है। और दोस्तों, यहीं पर ही अफ्रीका महाद्वीप की, तंजानिया की नहीं, अफ्रीका महाद्वीप की हाईएस्ट पीक माउंट किलिमंजारो का नाम सुना होगा। किलिमंजारो याद रखना, यह जो है अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट इज माउंट किलिमंजारो विच हाइट इज 5895 मीटर है। और दोस्तों, इट इज ए वॉल्केनिक माउंटेन, यानी यह एक ज्वालामुखी पर्वत है माउंट किलिमंजारो। अब एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। याद रखना, ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं वॉल्केनोस। कौन कौन से? एक्टिव एंड डेथ एंड सुषुप्त डोरमेंट स्टेज में। तो यह जो है निष्क्रिय ज्वालामुखी है, यह भी ध्यान रखेंगे। और दोस्तों, यह जंजीबार द्वीप, पेम्बा द्वीप यहाँ पर अवस्थित है। लॉन्ग द्वीप इसे कहते हैं। और यहीं पर ये कह सकते हैं जंजीबार का जो यहाँ पर जो वनस्पतियाँ जीव जंतु पाए जाते हैं वो हमारे भारत के भी। यही कहा जाता है कि अफ्रीका महाद्वीप से एक समय में हमारा भारत जुड़ा हुआ था। तो जब पैंजिया का विखंडन हुआ, जब पैंजिया का डिसइंटीग्रेशन हुआ, तो यह जो है विखंडन होने के बाद यह सेपरेट हो गया। अब जो है क्या ये इस तरह से, इसीलिए पश्चिमी घाट पर्वत क्या है? टूटा हुआ भाग है। इसीलिए वेस्टर्न घाट माउंटेन इज नॉट ए माउंटेन, इट इज एन स्कार्पमेंट। इसे हम क्या कहेंगे? अपर्दित खड़ा कगार कहते हैं। तो यह टूटा हुआ भाग है और बीच में हिंद महासागर आ जाता है, अफ्रीका महाद्वीप इधर चला जाता है। तो यह ध्यान रखेंगे दोस्तों। सेरेंगेटी राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही जो है चर्चित राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ? यहीं तंजानिया में है। और टंगानिका झील जो है गहराई में दुनिया की दूसरी सबसे ताजे पानी की झील मानी जाती है। और टंगानिका 4 देशों को स्पर्श करती है। ये देख रहे हैं ना, ये टंगानिका लेक है। और टंगानिका लेक जो है बुरुंडी देश है, यहीं पर देख रहे हैं ना, ये इसकी कैपिटल है बुजुम्बुरा। रवांडा इसकी कैपिटल है किगाली। और जाम्बिया की राजधानी क्या है? लुसाका। और यह देख रहे हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और तंजानिया। तो ये जो टंगानिका लेक है, यह जो है 4 देशों की सीमा को स्पर्श कर रही है। वह कौन कौन सी? बुरुंडी, जाम्बिया, कांगो और तंजानिया। तो यह ध्यान रखेंगे। इधर यह विक्टोरिया लेक है। तो विक्टोरिया लेक याद रखना, यहाँ की सबसे बड़ी झील है। यहीं से कह सकते हैं नील नदी का उद्गम होता है। तो यह जो विक्टोरिया लेक है युगांडा कैपिटल टच करती है। युगांडा की राजधानी कंपाला है। UKT याद रखना, युगांडा, कीनिया एंड तंजानिया। तो तंजानिया टंगानिका लेक को भी टच कर रही है और इसके साथ साथ विक्टोरिया लेक को भी यह टच कर रही है। नीचे मलावी झील भी है। तो यह तीनों बहुत महत्वपूर्ण लेक्स हैं। ये आपके एग्जाम में अक्सर आ जाया करती हैं, तो यह ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से तंजानिया में स्थित है और यह महत्वपूर्ण रहा। अब बढ़ते हैं दोस्तों बैंकिंग और वित्त संबंधी समाचारों में। इंडिया स्लिप्स टू 56th पोजीशन इन ग्लोबल होम
प्राइस इंडेक्स। दोस्तों, ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में भारत सबसे निचले पायदान पर चला गया है। यानी भारत ने हालिया ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में 13 स्थानों की गिरावट दर्ज की है और वह दिसंबर 2020 में समाप्त हुई तिमाही में 56 रैंक पर है। यानी अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट बाय इंटरनेशनल प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी नाइट फ्रैंक, ये ध्यान रखेंगे, हाउस प्राइस इन इंडिया हैव फॉलन बाय 3.6% year on year compared to the 43rd rank in the फोर्थ क्वार्टर ऑफ 2019। यानी 2019 में यह 43वीं रैंक पर था और 2020 में यह 56 यानी अंतिम स्थान पर पहुंच गया है। दोस्तों, 2019 की चौथी तिमाही से 2020 की चौथी तिमाही के अवधि में तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा है। सालाना आधार पर 30.3% की बढ़ोतरी हुई है और इस रैंकिंग में फर्स्ट रैंक पर रहा है। और इसके बाद 18.6% सालाना वृद्धि के साथ न्यूजीलैंड जो है दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान पर स्लोवाकिया है, यह यूरोपियन कंट्री है दोस्तों। और भारत 2020 की चौथी तिमाही में सबसे कमजोर प्रदर्शन वाला देश रहा, जहां घरों की कीमतों में सालाना आधार पर 3.6% की गिरावट दर्ज की गई है। इसके बाद मोरक्को का नंबर आता है, यानी 55 रैंक है, जहां 3.3% की सालाना गिरावट आई है। यानी 56 देशों और क्षेत्र के मुख्य धारा आवासीय मूल्यों में 2020 में औसतन 5.6% की वार्षिक दर से बदलाव आया है, जबकि यह 2019 में 5.3% था। तो रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय बाजार महामारी की वजह से बने हालात की वजह से यह आखिरी पायदान पर है। यानी इस कोविड की वजह से यह मकानों में या हाउस में जो रेंट या कह सकते हैं इसकी प्राइस गिरने का कारण है। अब बढ़ते हैं दोस्तों बुक्स एंड अवार्ड्स में। आज हम बात करेंगे, दो बुक्स लिया है, एलिमेंट ऑफ क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स, ये देख रहे हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसका जो है विमोचन किया था। दिस बुक हैज बीन रिटन बाय डॉक्टर श्रुति शर्मा ऑफ जवाहरलाल नेहरू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। यह पुस्तक जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की प्रोफेसर डॉक्टर स्तुति शर्मा द्वारा लिखी गई है, याद रखिएगा। और इस पुस्तक में प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स जैसे जटिल विषयों को सरल ढंग से प्रस्तुत किया गया है और यह क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स पर अपनी तरह की पहली पुस्तक है। दूसरी पुस्तक है फ्लाइंग ब्लाइंड इंडियाज क्वेस्ट फॉर ग्लोबल लीडरशिप। दोस्तों, दिस बुक फ्लाइंग जो ब्लाइंड इंडियाज क्वेस्ट फॉर ग्लोबल लीडरशिप वाज पब्लिश्ड बाय पेंगुइन रैंडम हाउस। यह पुस्तक जो है पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा प्रकाशित की गई है। इस पुस्तक के लेखक मोहम्मद जीशान हैं, ये ध्यान रखेंगे, मोहम्मद जीशान, जो विदेशी मामलों के स्तंभ लेखक, सलाहकार और स्वतंत्रता राजपथ के प्रथम संपादक हैं। दोस्तों, दिस बुक मेंशन द डिफिकल्टीज दैट आर ए हिंड्रेंस ऑफ द करंट फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। यानी कह सकते हैं कि यह जो है इस पुस्तक में उन कठिनाइयों का उल्लेख किया गया है जो वर्तमान भारत की विदेश नीति के लिए एक बाधा है, जिसमें से प्रत्येक ने विदेश नीति के अभ्यास में कई अस्थिरताएं उत्पन्न की हैं। इसके कारण भारत के हित प्रभावित हुए हैं। इसमें यह समझाने की कोशिश की गई है कि एक आम भारतीय नागरिक को विदेश नीति की परवाह क्यों करनी चाहिए और एक अधिक सक्रिय विदेशी नीति कैसे आर्थिक विकास को घर तक पहुंचा सकती है। तो यह भी महत्वपूर्ण बुक है, याद रखेंगे, मोहम्मद जीशान की। नेक्स्ट है स्पोर्ट न्यूज में 4 टेबल टेनिस प्लेयर्स क्वालिफाइड ऑन द सेम डे, यानी टोक्यो का टिकट कटवा लिया है इन चारों खिलाड़ियों ने। तो द 4 इंडियन प्लेयर हु हैव क्वालिफाइड फॉर टोक्यो ओलंपिक और वेटरन टेबल टेनिस प्लेयर्स अचंत शरत कमल और जी साथियान, मनिका बत्रा एंड सुतीर्थ मुखर्जी। तो यह जो है चारों लोगों ने टोक्यो ओलंपिक के लिए चारों भारतीय खिलाड़ियों ने एक ही दिन में क्वालिफाई किया। शरत ने एशियाई ओलंपिक क्वालिफाइंग टूर्नामेंट के एकल के दूसरे राउंड में रोबिन मैच में पाकिस्तान के मोहम्मद रमीज को हराकर ओलंपिक में अपनी जगह बनाई। शरत का यह चौथा ओलंपिक होगा और साथियान ने भी रमीज को हराकर ओलंपिक में खेलने का हक पाया। वहीं सुतीर्था ने हमवतन मनिका बत्रा को हराकर 4-2 से हराकर, जबकि राष्ट्रमंडल खेलों की चैंपियन मनिका बत्रा दूसरी सर्वाधिक रैंकिंग खिलाड़ी होने के कारण क्वालिफाई किया था। यानी इस तरह से 4 खिलाड़ियों ने ओलंपिक में के लिए अपनी जगह बना ली है। अब बढ़ते हैं दोस्तों, जरीन स्टन्स वर्ल्ड चैंपियन, उन्होंने वर्ल्ड चैंपियन को चौंका दिया है। जरीन यानी भारत की युवा मुक्केबाज निखत जरीन ने बॉस्फोरस जल संधि भी है दोस्तों, याद रखना यह जो है। तो इंडियाज यंग बॉक्सर निखत जरीन हैज नॉक्ड आउट
डिफेंडिंग वर्ल्ड चैंपियन, उसका नाम क्या है याद रखेंगे, पाल्तसेवा एकातेरिना को हराकर बाहर कर दिया है। और इसके साथ ही निखत ने रूस की स्टार मुक्केबाज एकतारिना को हराकर 51 किलोग्राम, या ये भी याद रखना कभी कभी किलोग्राम पूछ लेता है, तो 51 केजी में अब यह क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। तो एशियाई चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता जरीन ने टूर्नामेंट के दूसरे दिन एकातेरिना को 5-0 से हराया और जरीन को अगले दौर में 2 बार की विश्व चैंपियन कजाकिस्तान की काइजाइबे नाजिम से मुकाबला होगा। जरीन के अलावा अन्य मुकाबलों में 2013 के एशिया चैंपियन शिव थापा, सोनिया लाथेर, परवीन ने भी अपने अपने मुकाबले में जीतकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। अब दोस्तों बात करेंगे, लेट अस टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के बारे में दोस्तों सुना होगा, तो यह इसकी राजधानी भोपाल है। सबसे बड़ा शहर जो इंदौर है, लार्जेस्ट सिटी, पॉपुलेशन 7 करोड़ से ऊपर है। इसका जो पॉपुलेशन डेंसिटी है 237 है। एरिया 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर है। दोस्तों एक समय में यह सबसे बड़ा एरिया वाइज स्टेट हुआ करता था, लेकिन छत्तीसगढ़ 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर, तो 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से निकल जाने की वजह से अब राजस्थान एरिया वाइज सबसे बड़ा राज्य हो गया है। यहाँ पर 52 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। हिंदी राजभाषा है, सिंधी भी बोली जाती है, बुंदेली भी, और इसका गठन 1956 में हुआ था। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं, यहाँ का भी चार्ज देखती हैं और उत्तर प्रदेश में भी हैं। और यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। यहाँ की जो विधानमंडल है वह एक सदनी है, यूनिकैमरल है। और दोस्तों विधानसभा की सीटें 231 हैं, राज्यसभा की 11, लोकसभा की 29 सीटें हैं। और उच्च न्यायालय इसका जबलपुर है और खंडपीठ इंदौर और ग्वालियर है। और जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। और दोस्तों इसका जो कह सकते हैं कि यहाँ राजकीय पक्षी जो दूधराज, जिसे शाह बुलबुल भी कहते हैं, तो राजकीय पक्षी है यहाँ का, ये ध्यान रखेंगे। और यह बुलबुल, इसको पैराडाइज फ्लाई कैचर कहते हैं। तो टिटैनी महारैनी भी इसे कहा जाता है। यह सुंदर पक्षी है जिसकी पहचान सफ़ेद और काली कलंगी और लहराते सफ़ेद पूंछ से है। और दोस्तों इसका राजकीय जो पशु है वह बारहसिंघा है, ब्रेडरी जाति का है, यानी बारहसिंघा को दलदल का मृग यानी रेशियोवरस ड्यूनसेली के नाम से भी जाना जाता है। हिरन की एक प्रजाति है इसकी, जिसकी दुर्लभ प्रजाति केवल राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली नेशनल पार्क भी है, याद रखेंगे। और यहाँ का राजकीय पुष्प जो है वह लिली है, लिलिएसी फैमिली का यह मेंबर है। और राजकीय वृक्ष बरगद है जो कि मोरेशी कुल से संबंधित है। इसका वैज्ञानिक नाम है फाइकस वेनगैलेंसिस, ये भी याद रखेंगे। और राजकीय जो मछली है महाशीर है, ये ध्यान रखेंगे। इसका वैज्ञानिक नाम टोर है और यह नर्मदा नदी में पाई जाती है। और यहाँ का जो खेल है मलखंभ, ये भी याद रखना, प्राचीन खेल विधा है। इसमें एक मैदान के बीचों बीच एक खंभा गाड़कर प्रतियोगिता को खंभे के सहारे करतूत दिखाना पड़ता है। और यहाँ का नाट्य जो है वह माछ है। यहाँ का फसल जो है याद रखना सोयाबीन है। राज्य नृत्य यहाँ का राई है, ये भी याद रखना दोस्तों। अब थोड़ा सा मानचित्र में आइए देखते हैं। तो इसकी सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श करती है, राजस्थान को करती है, गुजरात को करती है और महाराष्ट्र को करती है, इधर छत्तीसगढ़ को करती ही है। और दोस्तों एक तरह से कह सकते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत की अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी यानी 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है, नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। और अमरकंटक क्या है? अमरकंटक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ मैकाल रेंज। तो यहीं से एक सोन नदी भी निकलती है, उत्तर की ओर चली जाती है और ये इधर चली जाती है। तो नर्मदा नदी की सहायक नदियां जैसे तवा, दुद्धि, शेर, शक्कर, हिरन, ये सब सहायक नदियां हैं। और दोस्तों यह विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के मध्य बहती है नर्मदा नदी। और इसी पर जो है जबलपुर शहर इसी किनारे बसा है। यहीं जबलपुर में ही भेड़ा घाट और धुआंधार वाटरफॉल भी है, जलप्रपात जिसे कहते हैं, याद हो जाएगा। और दोस्तों सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश का सबसे अधिक उत्पादन सोयाबीन का भारत में
मध्य प्रदेश करता है। इसी तरह से विश्व में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। याद हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर यहीं पर नर्मदा नदी है, फिर इसके नीचे आप देखेंगे ताप्ती नदी भी बहती है सतपुड़ा और अजंता श्रेणी के मध्य। तो नर्मदा नदी यहीं मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक पहाड़ी से ताप्ती नदी निकलती है और ये दोनों नदियां एस्चुरी का निर्माण करती हैं, जिसे ज्वार नद मुख कहा जाता है। एस्चुरी बनाती हैं, ना कि डेल्टा बनाती हैं। और दोस्तों जो ये ताप्ती नदी है, सूरत शहर ताप्ती नदी के किनारे बसा है, जहां इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट भी है। तो इस तरह से यह मध्य प्रदेश के बारे में महत्वपूर्ण बातें रहीं। अब बढ़ते हैं दोस्तों आप लोगों के सेक्शन में, जो कि बहुत ही अच्छा उत्तर दे रहे हैं। आज उत्तर देने वालों में हैं अमरजीत सिंह बल्लू, रुपिंदर कौर, विवेक यादव, अनुराग उपाध्याय, मोहम्मद हसन, सुकन्या जेना, सुभाष रानी, बाबू सिन्हा, अजय सिंह, बहात यूनिस, तोहफा सबा तश्कीन, विपिन साइंटिस्ट, उदय जी के, अनु धामा, सीमा गोगिया, सरबर्था बनर्जी, संस्कृति कुमारी, पीयूष अवस्थी, सरवन खालिंग, गोविंद पटेल, रजनीश कुमार, राजेश कुमार, मुस्कान हरुण शेख, पी खरे, निधि राठौर, विवेक यादव, सूरज उपाध्याय, आर के सिंह, अरविंद कुमार, अपूर्व मंडल। इतने लोगों ने कमेंट और उत्तर दोनों दिए हैं। कुछ लोगों ने जैसे कि बहुत सारी बातें बोली हैं, उन सब चीज़ों पर भी हम नोटिस कर रहे हैं। सरबर्था ने बुक के बारे में पूछा है, तो अभी जैसे स्टार्टिंग फेज में है, तो आप स्पेक्ट्रम का स्पेशल इशू आप मॉडर्न हिस्ट्री के लिए ले सकती हैं। अब आते हैं आज के प्रश्नों में। पहला प्रश्न है, विच एयरपोर्ट इज गोइंग टू बिकम द 4th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ एरिया? मुंबई एयरपोर्ट, नोएडा, पुणे या हैदराबाद? नेक्स्ट है, वेयर इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फार्म बीइंग बिल्ट? दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फार्म कहाँ बनाया जा रहा है? ताइवान, सिंगापुर, जापान या साउथ कोरिया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉम्बे मुगुफुली वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? किस देश के राष्ट्रपति थे? उनका अभी निधन हो गया। मिस्र, तंजानिया, जाम्बिया, कीनिया? इनकी राजधानी भी बताइएगा। और नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक एलिमेंट ऑफ क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स? स्तुति शर्मा, निखिल सेन, अनीता नायर, रॉबिन शर्मा? नेक्स्ट है, स्पोर्टमैन शरद कमल अचंता इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? टेबल टेनिस, तैराकी, बैडमिंटन, शतरंज? नेक्स्ट है, निखत जरीन इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? बैडमिंटन, शतरंज, मुक्केबाजी या तैराकी? नेक्स्ट है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ तंजानिया? तंजानिया की राजधानी क्या है? नैरोबी, खार्तूम, डोडोमा, मोगादिशु? दोस्तों ये 4 देशों की राजधानियां हैं। एक जो है कीनिया की है, एक सूडान की है, एक तंजानिया की है और एक जो है सोमालिया की है। तो इसमें से आपको बताना है। नेक्स्ट है, विच इज द लार्जेस्ट सिटी इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? भोपाल, इंदौर, ग्वालियर या जबलपुर? नेक्स्ट है, नर्मदा नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? मऊ से होता है, महाबलेश्वर, अमरकंटक और मुल्ताई नामक पहाड़ी? दोस्तों ये सभी से कोई न कोई नदी निकलती है। एक जगह से चंबल निकलती है, एक जगह से कृष्णा नदी निकलती है और एक जगह से यही नर्मदा निकलती है और एक जगह से ताप्ती नदी निकलती है। इन चारों को बताना है। नेक्स्ट है एंड लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट टच द बाउंड्री ऑफ मध्य प्रदेश? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? राजस्थान, तेलंगाना, महाराष्ट्र और गुजरात? तो इस तरह से इन 10 प्रश्न के उत्तर दीजिएगा। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और दोस्तों अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।